नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 1 वर्ण विचार पढ़ेंगे। हम हिंदी में भी वर्ण विचार कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। आपका रिवीजन हो जाएगा हिंदी और संस्कृत दोनों का। आप ध्यान से सुने। अध्यापिका डेविड किमर्थम बहि पश्यसि। अध्यापिका कहती हैं कि डेविड किस लिए बाहर देख रहे हो। डेविड बहि काका ऊंचई काका कुर्वन्ति। बाहर कौआ ऊंचे आवाज में काका कर रहा है। अध्यापिका तर्हि ध्यानम पठने न अस्ति। तर्हि का अर्थ है तो, ध्यान पढ़ने में नहीं है। कक्षा का दृश्य है। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। उस बीच में कोई बच्चा बाहर देख रहा है, तो अध्यापिका उससे बाहर देखने का कारण पूछ रही है। डेविड किंचित न उत्तरति। डेविड कुछ भी उत्तर नहीं देता। अध्यापिका आगच्छत पूर्णावर्ती कुरु। अध्यापिका कहती है आओ और जो मैंने पढ़ाया उसको दोहराई करो उसकी। अध्यापिका पुनः पृच्छति। अध्यापिका दोबारा से पूछती है, डेविड भवते नामनी के वर्णा सन्ति। अध्यापिका पूछती है कि डेविड आपके नाम में कौन कौन से वर्ण हैं। क्योंकि वर्ण विचार का चैप्टर है, तो वर्ण के बारे में अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो डेविड बताता है डे, क्योंकि कोई भी वर्ण कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसके साथ स्वर की मात्रा मिलती है तब वह पूरा वर्ण बनता है, पूरा व्यंजन बनता है। तो डे हलंत लगाने का मतलब है वह स्वर से रहित है। उसके बाद उसमें मिलाया ए, तो बन गया डे। वे हलन जमा ई वी। डे हलन जमा ए डे, पूरा डे बन गया और विसर्ग। तो इसका पूरा वर्ण विच्छेद क्या है, डेविड। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। इसमें ये वर्ण आए हुए हैं। अध्यापिका शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा। अतुल भवान कथयतु किमर्थम अस्मिन् पदे के वर्णा सन्ति। आप बताएंगे किमर्थम पद में कौन कौन से वर्ण हैं। तो अध्यापिका अतुल से पूछती हैं कि आप बताएं कि किमर्थम पद में या शब्द में कौन कौन से वर्ण हैं। तो देखिए किमर्थम में रे जो है ऊपर है, तो यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो रे है ये आधा रे है या पूरा रे है। तो देखिए कै हलन जमा ई की बन गया, मैं हलन जमा ए मैं बन गया, रे हलंत, यानी कि ये रे आधा है क्योंकि इसके साथ कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है। तो ये जो ऊपर लगने वाला रे होता है वो आधा होता है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके ये वर्ण विच्छेद हिंदी और संस्कृत में 10th क्लास तक आते हैं। तो इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। रे ऊपर वाला हमेशा आधा होगा, उसमें कोई भी स्वर की मात्रा नहीं आएगी। थे हलन जमा ए थे मैं हलंत, तो बन गया ये किमर्थम। फिर एक होता है नीचे जो रे लगता है, तो उसका भी कोई एग्जाम्पल आएगा तब हम आपको बताएंगे उसमें किस तरह से जो नीचे वाला रे होता है वो पूरा होता है, जिस वर्ण में लगा होता है वो वर्ण आधा होता है। तो कोई उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। अध्यापिका शोभनम बहि पदस्य वर्ण विच्छेदम किम अस्ति। बहि शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। रोनके बहि पदस्य वर्ण विच्छेद अहम वदामि। रौनक कहता है कि बहि पद का शब्द का वर्ण विच्छेद मैं बताता
बोलता हूँ। अध्यापिका आम आम, ठीक है, हाँ हाँ, इस तरह से पूछती हैं। रौनकें बै हलन जमा ए, बै है जमा ई, है के नीचे हलंत है और ई की मात्रा लगी है ही, जमा विसर, ये बन गया बही। फिर आता है अध्यापिका अति सुंदरम, बहुत अच्छा। एतेषु पदेषु के स्वरा कानि न च व्यंजनानि, पुनः प्रस्तुति। इन पदों में स्वर और व्यंजन कौन से हैं, दोबारा से पूछती हैं। तो टीना बताती हैं ए और ई, जो बही शब्द के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उसमें बै ए और ई स्वर है और बै और है व्यंजन है। अध्यापिका अति सुंदरम, बहुत अच्छा, जिस तरह से आपको इंग्लिश में बोल देते हैं गुड, वेरी गुड, तो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्णमालायाम स्वरा वदतु, वर्णमाला स्वर बताइए। रीटा, रीटा उसको बोलती है ए आ ई उ री री। हिंदी में आपके एक री होती है, संस्कृत में एक छोटी री और एक बड़ी री, और संस्कृत में री भी एक वर्ण है। ए ऐ ओ औ, ये सब स्वर है। अध्यापिका अति उत्तम, अध्यापिका कहती हैं बहुत ठीक। चीना किम अहम व्यंजनानाम विषय वदामि, चीना कहती है कि क्या मैं व्यंजन के विषय में बताऊं। अध्यापिका आम हाम, ठीक है। चीना सारे व्यंजन पढ़ती है। तो आप ये देख रहे हैं सारे व्यंजन हैं जो हलंत लगा हुआ है इनमें, यानी कि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनके साथ स्वर की मात्रा लगाने से ये पूर्ण होंगे। तो ये इनको इस तरह से पढ़ा जाएगा क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स है। अध्यापिका शोभनम शोभनम, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। मंदिरा एते वर्णे वर्णा अस्माभिः षट् कक्षायां पठिताय, ये सभी वर्ण हमने छठी कक्षा में ही पढ़े थे। अध्यापिका आम आम, ठीक है, हाँ। शिव एते कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अपि कथ्यन्ते, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में 25 वर्ण शामिल किए गए हैं। जैसे कै से अड़े की लाइन को कवर्ग, च से ये की लाइन को चवर्ग, ट से अणे की लाइन को टवर्ग, तय से न की लाइन को तवर्ग और पै से मैं की लाइन को पवर्ग कहा जाता है। फिर 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन य र ल व। फिर 4 हैं ऊष्म व्यंजन श श स है। अध्यापिका स्पष्टी भवती न वा, अध्यापिका पूछती हैं ये सभी आपको अच्छे से समझ आए या नहीं। छात्रा ऊंचे स्वरेण से, ऊंचे बच्चे विद्यार्थी जो हैं ऊंचे स्वर में बोलते हैं आम आम, हाँ हाँ, तरही घंटा टनटनायती, तभी घंटी बजती है। और यही हमारा पाठ भी समाप्त होता है। तो इसके बाद है अभ्यास। पाठ समझने से मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है और हिंदी में भी आप पढ़ चुके हो इस पाठ को। तो इसका अभ्यास आप स्वयं भी कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। वर्णा स्वर व्यंजन रूपेण द्विविधा भवन्ति। वर्ण, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। स्वर भी दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिनको उनसे बोलने में दुगना समय लगता है। स्वराणाम संख्या 13 भवति। स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है और ये कुल 46 होते हैं। व्यंजनों के भेद हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। इन 33 व्यंजनों को इस तरह से बांटा गया है। 5, 5 और 5 और 5, 5, 25, 4 और 4, 33 व्यंजन है। स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्रता रूपेण भवति। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं है, उन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब आता है आपका अभ्यास। अभ्यास में आप सबसे पहले ये जो आपकी वीडियो है इसमें आप आंसर नहीं देखना कुछ भी। आप सबसे पहले अभ्यास को पेंसिल से अपने आप से फिल करेंगे। उसके बाद इस में से आप चेक करना कि आपको कितना समझ में आया, कितना आप खुद कर पाए। फिर नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। अब ये सारा भरा हुआ है और आप खुद सारा एक्सप्लेन किया मैंने। इसको आपको एक्सरसाइज को आप खुद से करने की कोशिश करना। फिर भी आपको कुछ नहीं आता तो पूछना। जैसे प्रश्न 3 में पूछा गया है कि राम जो है इसमें कितनी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो इसमें है जैसे रे पे आ की मात्रा और मैं पे ए की मात्रा है, तो आ और ए दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से इन अन्य शब्दों में है। फिर प्रश्न 4 में गच्छति शब्द दिया गया है। इसमें जो खाली स्थान छोड़ा गया है उसको आप भरेंगे। इसके अलावा भी कोई शब्द हो सकता है, यही नहीं कि यही शब्द आएंगे। आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से ये करने हैं। उसके अलावा कोई भी शब्द हो सकता है। अब जिस वर्ण की मैं बात कर रही थी कि नीचे जो लगने वाला वर्ण है वह हमेशा पूरा होता है और जिसके अंदर लगा है वह आधा होता है। तो आप देखिए आम्रम, आम्रम में आ पूरा, क्योंकि आ स्वर है, ये स्व मात्रा है, तो इसमें आ बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। फिर है मैं हलंत, क्योंकि मैं के अंदर नीचे रे लगाया गया है, ये रे पूरा है। नीचे लगने वाला रे पूरा है, ऊपर लगने वाला रे आधा है। ऊपर लगने वाला रे पहले बोला जाएगा और नीचे लगने वाला रे बाद में बोला जाएगा। तो इसमें मैं हलंत, क्योंकि मैं आधा है, और रे हलंत जमा ए, ये रे पूरा है। उसके बाद मैं हलंत, हलंती है, इसमें आधा ही बताया गया है तो हलंती रहेगा, इसमें मात्रा नहीं आएगी। तो ये बन गया आम्रम। उसी तरह से ग्रह, पर्वत, ऐसे अनेक उपग्रह, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट 5 शब्द रूपानी। इसमें बस आपको शब्द रूप बताए जाएंगे, कौन कौन से शब्द रूप आपको करने हैं। ये शब्द रूप आपको याद करने हैं। जैसे हमने वर्ण विच्छेद का चैप्टर पढ़ा है,
उस वर्ण विच्छेद से हमें ये पता चलेगा कि कौन से शब्द अकारांत, आकारांत, इकारांत इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हमें शब्द रूप के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मुनि शब्द रूप है। अब मुनि शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो मैं हलन जमा उ छोटा उ जमा नै हलन जमा ई छोटी। तो जिस तरह इसके अंत में ई की मात्रा आती है तो उसे इकारांत शब्द रूप कहा जाएगा। और मुनि शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। मुनि का अर्थ है साधु, तो यह पुल्लिंग शब्द रूप है, तो इसे कहा जाएगा इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इस पूरे शब्द रूप को आपको अच्छी तरह से याद करना है। शब्द रूप होने के बाद आप एक्सरसाइज खुद से भर सकते हैं। तो देखिए एक बार शब्द रूप को किस तरह से आपको शब्द रूप पढ़ना है। सबसे पहले आपको विभक्ति, सारी विभक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये कारक के अनुसार विभक्तियां दी गई हैं। उसके बाद है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सभी शब्द रूप में आपको इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में शब्द रूप याद करना है, चाहे वह स्त्रीलिंग है चाहे वह नपुंसकलिंग है। तो इसमें याद करने का सही तरीका है, पहले प्रथमा विभक्ति को पूरी याद करनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे मुनि, मुनि, मुनिय, मुनिम, मुनि, मुनिन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभय, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभय, मुने, मुनियो, मुनिनाम, मुनो, मुनियो, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय। तो इस तरह से आपको ये शब्द रूप याद करना है। शब्द रूप याद करने के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। मुनि शब्द रूप के अनुसार ही अन्य शब्द रूप भी हैं, जैसे रवि, कवि, ऋषि, ये भी मुनि की तरह ही लिखे जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपको एक शब्द रूप याद होने से अनेक शब्द रूप इसी तरह के याद हो जाएंगे। अब आता है इसका अभ्यास। अभ्यास मैंने यहाँ टिक मार्क लगाए हुए हैं, आपको सारे बुक के अंदर फिल करने हैं और याद भी करने हैं, और इसी तरीके से आपके पेपर में आएंगे शब्द रूप। तो आपको लिखना है जना डैश नमंती, लो डैश नमस्कार करते हैं। तो मुनि, मुनिम, मुनिना, मुनि से नमस्कार करते हैं, मुनि ने नमस्कार करते हैं, या मुनि को नमस्कार करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति है तो जैसे कर्ता ने, तो पहली विभक्ति में ने चिन्ह है, दूसरी विभक्ति में को चिन्ह है, और तीसरी विभक्ति में से चिन्ह है। तो अगर हमें विभक्तियों का ज्ञान है तो हम आराम से शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे जना डैश नमंती, लोग डैश नमस्कार करते हैं, मुनि, मुनिम, तो मुनिम का अर्थ है मुनि को नमस्कार करते हैं। तो आप लिखेंगे जना मुनिम नमंती। तो इस तरह से आपको ये सारे शब्द रूप पढ़ के और यहाँ विभक्तियों का प्रयोग करना है। पहले आपको उसकी हिंदी बनानी है, हिंदी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा इसमें कौन सी विभक्ति भरनी है, तो आपको वही विभक्ति उसके अंदर भरनी है। तो सारे आंसर दिए गए हैं, अब उनको पढ़ पढ़ के समझ के भरें, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हो। ये भी इसी प्रकार से है, इसमें एक विभक्ति में एक वचन दिया हुआ है, आपको द्विवचन बहुवचन भरना है। अगर आपको द्विवचन दिया है, एक वचन का खाली स्थान है, तो आप वो भरेंगे। इसी तरह से ये वचन पूरे करने हैं आपको। फिर रवि बिल्कुल मुनि की तरह से चलता है, इसीलिए रवि भी आप मुनि के अनुसार ही भर सकते हैं।
फिर आता है वारी। वारी क्या है? वारी भी इकारांत है शब्द रूप, तो ये भी इसी प्रकार से है। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको भी आप इसी तरह से फिल करेंगे और याद करेंगे। फिर है बहुवचन में आपको परिवर्तन करना है, तो ये शब्द दिए गए हैं एक वचन में और आपको ये बहुवचन में लिखने हैं। अगर आपको शब्द रूप याद है वारी का अच्छी तरीके से तो आप इसको बहुवचन में बना सकते हैं, क्योंकि एक वचन अगर आपसे पूछ लिया जाए एक वचन दिया है तो द्विवचन में बनाओ, तो आप द्विवचन में भी बना सकते हैं क्योंकि आप शब्द रूप याद कर चुके हो। उसके बाद है ये सही गलत। तो सही गलत भी आपको लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद धेनु का शब्द रूप है, ये है उकारांत शब्द रूप, जैसे ध, ए, न, उ। धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। ये शब्द रूप आपको याद करने हैं। ये यहाँ पे दो दिए गए हैं, इनमें से आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं। 3 पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति में दो शब्द दिए गए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो आपका ठीक होगा। यहाँ फिर आपके खाली स्थान है, खाली स्थान भरने हैं आपको। यहाँ आपको विभक्तियां भरनी है सभी। जैसे आपको एक वचन की विभक्तियां दी हैं तो आप एक वचन में भरेंगे, द्विवचन की दी हैं द्विवचन में भरेंगे, और बहुवचन में है तो आपको बहुवचन में भरनी पड़ेंगी। उसके बाद है खाली स्थान, ये खाली स्थान भरेंगे आप। तो यहाँ तक आपको सारा भरना है और याद करना है। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो। अभी आपको साथ साथ ये पढ़ना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर अगर आप 4 दिन के बाद बुक उठाते हो तो आपको सब कुछ साफ मिलेगा, इसलिए साथ साथ याद करना है।